नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के ख़ास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं मुंह, गले और जो शरीर के ऊपर का हिस्सा है उसमें होने वाले कैंसर से जुड़ी बीमारियों के बारे में, इनसे कैसे जा सकता है और इनके क्या प्रारंभिक लक्षण होते हैं जिन्हें तुरंत पहचान कर हम निदान ले सकते हैं और ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप तंबाकू खाते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या इस तरह का कोई सेवन करते हैं जो नशा कर रहा है, तो आपको कैंसर होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। ऐसे में कैंसर से कैसे बचा जाए, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल के मशहूर कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपेन पटेल साहब, जिन्होंने अब तक करीब 5000 से ज़्यादा सर्जरीज़ की हैं, 20,000 से ज़्यादा मरीज़ों को इलाज दे चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम में। पटेल सर, थोड़ा सा हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मुंह का कैंसर और गले का कैंसर क्या सबसे बड़ा कारण होता है और जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो मुंह और गले के कैंसर, जिसको हम हिडन नेक कैंसर्स बोलते हैं, उसमें काफी सारे अलग अलग कैंसर्स का समावेश होता है। जैसे हम बात करें तो मुंह का कैंसर अलग है, जबान का कैंसर, तलवे का कैंसर, बाद में गले में थायराइड की एक ग्रंथि आती है तो थायराइड का कैंसर, पेरोटिड, स्कल बेस कैंसर, काफी अलग अलग, लैरिंग्स मतलब हम जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, स्वर पेटी जो स्वर यंत्र हमारा है, उसका भी कैंसर होता है। तो काफी सारे अलग अलग टाइप के हिडन नेक कैंसर्स होते हैं, जिसमें मुख्य कारण जैसे आपने बताया कि तंबाकू है। जैसे गवर्नमेंट भी इतना प्रमोट करती है कि तंबाकू के सेवन से ये सारे कैंसर होते हैं, हम जैसे मूवी में जाते हैं तो भी हमें दिखाया जाता है कि तंबाकू से कैंसर होते हैं, अल्कोहल से कैंसर होते हैं, फिर भी लोग बंधानी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उसके तंबाकू से जो किक मिलती है उससे आदमी उसको डिपेंडेंट हो जाता है और उसका व्यसन हो जाता है। तो हमें ये समझने की ज्यादा जरूरत है कि इसके बंधानी होने से पहले इसको कैसे रोका जाए तंबाकू से। तो मेरा एज अ डॉक्टर लोगों को यही मैसेज है कि उससे जो किक मिलती है उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स। तो डोपामाइन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन एंड एंडोर्फिन, ये चार हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स है मेनली, जो व्यसनी होता है उसको सिगरेट में से, तंबाकू में से या अल्कोहल में से मिलते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि वो चीज हमें एक्सरसाइज से या अपने परिवारजन से बात करने से, एक अच्छी बुक पढ़ने से या कोई एक्सरसाइज करने से, सनलाइट में जाके एक्सरसाइज करने से ये सारे हैप्पी हॉर्मोन्स हमें मिल सकते हैं और तंबाकू से हम ऐसे दूर रह सकते हैं। अभी बात करें तंबाकू के व्यसन की, तो तंबाकू का जिसको 1-2 साल से ज्यादा व्यसन होता है उसमें नॉर्मल आदमी से मुंह और गले के कैंसर होने के चांसेस 8 से 10 गुना बढ़ जाते हैं। जिसने कभी भी तंबाकू नहीं खाया उससे काफी 8 से 10 गुना रिस्क एक आदमी लेके जीता है जब वो तंबाकू का व्यसनी होता है। तो तंबाकू से होने वाले कैंसर सीधे तो ऐसे होते नहीं है, मगर उसका स्टेज 0 होता है जिसको हम प्री कैंसर स्टेज बोलते हैं। उसमें शुरुआत होती है मुंह में लाल अथवा तो सफेद कलर के छाले से। जो छाला किसी को भी, आपको, मुझे, किसी को भी हो सकता है, पेट साफ नहीं आने से भी हो सकता है। तो लोग यहीं पे गलती कर बैठते हैं कि भाई ये तो पेट साफ नहीं आता है इसलिए छाला हो गया और वो मिट नहीं रहा है, तो डॉक्टर को मिलते नहीं है। मगर मेरा इनसे यही मैसेज है कि अगर आपका छाला 3 हफ्ते से ज्यादा मिट नहीं रहा है तो वो एकदम असरकारक टाइमलाइन है जिसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट से, डेंटिस्ट से या हेड एंड नेक सर्जन से मिलना चाहिए, अपनी जांच करवानी चाहिए। दूसरी बात हो गई कि अगर मुंह में कोई छाला नहीं है, व्हाइट या रेड कलर का छाला नहीं है, मगर खाने में दिक्कत आ रही है, खाने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, कई बार टंग के कैंसर में हमारे पास दर्दी आते हैं तो उनके बोलने में स्पीच बदल जाती है। गले के कैंसर जो अन्न नली के और सांस की नली के कैंसर होते हैं उसमें आदमी की आवाज बदल जाती है। तो आवाज बदल जाना, पानी निकलने में या खाना निकलने में तकलीफ होना या तो बोलने में तकलीफ होना, ये प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं हिडन नेक कैंसर के। और हम आगे बात करें तो थायराइड कैंसर के लक्षण में कोई ऐसा पेन नहीं होता है, मगर वो पेनलेस स्वेलिंग, गले में एक स्वेलिंग के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ये स्वेलिंग है जो 2-3 हफ्ते से जा नहीं रहा है और बढ़ रहा है। तो इन चीजों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन, डेंटिस्ट या ईएनटी सर्जन या तो ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। यूजुअली हम पेशेंट को ऐसा एडवाइस करते हैं कि बायोप्सी और सिटी स्कैन से निदान तक पहुंचा जा सकता है, और अगर निदान के बाद हम अर्ली सारवार करें तो जैसे हमें पता है, आपको पता होगा कि कैंसर की सर्जरी काफी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है।
तो वो एक्सपेंसिव इसलिए होती है क्योंकि काफी दर्दी हमारे पास तीसरे या चौथे स्टेज में आते हैं, तो जिसमें उनका रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता और खर्चा भी बढ़ जाता है। तो मेरी सोसाइटी से यही अपील है कि अगर हम स्टेज 1 और 2, जिसको हम अर्ली स्टेज बोलते हैं, उसमें अगर कैंसर को डिटेक्ट कर पाए तो दर्दी को शारीरिक दिक्कत भी कम होती है, फाइनेंशियल भी बर्डन कम आता है, जैसे सर्जरी का खर्चा कम होता है, उसकी रिकवरी भी बहुत स्पीडी मिलती है और हम उसको बेस्ट में बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। खूबसूरत बात सर आपने बताई कि अगर आपके मुंह में कोई छाला हो रहा है या किसी तरह की कोई सफ़ेद पदार्थ निकल रहा है तो उसे लाइटली न लें। अगर कोई छाला 3 हफ्ते से ज़्यादा आपके मुंह में है और आपको ये लग रहा है कि पेट की प्रॉब्लम की वजह से वो छाला है, तो इस तरह की गलती करने की बजाय डॉक्टर के पास पहुँचें, ताकि आपको अगर प्रारंभिक लक्षण कैंसर के हैं तो तुरंत उसको डायग्नोस करके उसका इलाज किया जा सके। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर प्रारंभिक स्टेज पर डायग्नोस होता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं रिकवरी के और लंबी आयु के। तो डॉक्टर साहब आपने कुछ लेयर्स बताई चेहरे की। एक समय था कि सिर्फ गले का कैंसर या गाल का कैंसर लोग समझते थे, लेकिन इतनी स्टडी, इतना डीप नॉलेज जो आगे से एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी का इसमें कितना महत्व है। और ये जो आप ने कई तरह के कैंसर के बारे में बताया, इनसे कितना और फायदा लोगों को पहुंच रहा है। जैसे मैंने बोला कि पहले के स्टेज में अगर निदान हो जाए तो हम रोबोटिक सर्जरी भी ऑफर कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी का मैं आपको जनरल आइडिया दूं तो वो ऐसा होता है कि वो सर्जन के कमांड से काम करती है। रोबोटिक सर्जरी कोई रोबोट परफॉर्म नहीं करता है। लोग काफी बार ये गलती कर देते हैं कि ये सर्जन नहीं करेगा, हमारी सर्जरी रोबोट करने वाला है। मगर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी वो सर्जन के द्वारा ही की जाने वाली मगर एडवांस टेक्निक है, जिसमें हमारे हाथ से थोड़े एडवांस रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम हाथ से गाइड करते हैं और वो रोबोट सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो गाइड तो सर्जन से ही हो रहा है। तो वो अर्ली स्टेज में हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। जैसे मुंह के पीछे के पार्ट के कैंसर होते हैं जो पहले के टाइम में, जब ओल्ड टाइम्स होते थे, वो तब क्योरेबल नहीं थे, मगर अभी रोबोटिक सर्जरी की वजह से वो सारे कैंसर हम क्योर कर पाते हैं। अर्ली स्टेज में पेशेंट का रोबोटिक सर्जरी से स्कार भी नहीं आता है और रिकवरी पीरियड भी स्कार नहीं होने की वजह से काफी शॉर्ट रहता है। पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल का खर्चा। रोबोटिक सर्जरी थोड़ी नई है, मतलब यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज में वो तकरीबन 20 सालों से चलन में है, मगर हमारे यहाँ आए हुए 5 या 10 साल हुए हैं। तो एज कम्पेयर टू यूएस एंड अदर कंट्रीज थोड़ी एक्सपेंसिव है, मगर उसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं कि दर्दी अपनी सोशल, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में बहुत रिस्पेक्टफुली और ग्रेसफुली वापस जा सकता है रोबोटिक सर्जरी के बाद। डॉक्टर साहब, एक जनता, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जो डॉक्टर दीपेन पटेल साहब हैं वो अहमदाबाद के मशहूर जायडस हॉस्पिटल में सेवाएं देते हैं। आपको अगर अहमदाबाद जाके जांच कराने का संभावना लग रही है, कई बार हम, क्योंकि आम आदमी की एक टेंडेंसी होती है डॉक्टर साहब की, जो उदयपुर में रहता है वो अहमदाबाद या बॉम्बे जाना चाहता है, और जो अहमदाबाद और बॉम्बे में वो अमेरिका जाना चाहता है। तो एक बहुत अच्छी आपने हमारे उदयपुर के लिए एक सेवाएं दी कि आप उदयपुर पधारते हैं। तो कितना समय में आपका यहाँ आना होता है और किस तरह से आपसे, क्योंकि जो संपर्क के हम नंबर लगातार दे रहे हैं, अनिल क्लिनिक पर आप पधारते हैं, तो कैसे कितने समय के अंतराल के बाद आपका उदयपुर विजिट होता है और कितने समय आप कितने रोगियों को चेक करते हैं? मैं तकरीबन 3 या 3.5 साल से एवरी मंथ फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ में आता हूँ। सो एवरी मंथली मेरी एक विजिट रहती है, जो हमारा ओपीडी कंसल्टेशन यहाँ पे रहता है, ताकि पेशेंट को और उदयपुर वासियों को इतनी हेल्प रहे कि वो पहला कंसल्ट हमारे पास कर पाए और निदान तक पहुँच जाए। बाद में सारवार के लिए उनको जायडस कैंसर सेंटर हम रिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास सर्जरी की सुविधा अवेलेबल नहीं है। मगर मेरा कंसल्टेशन हर महीने पहले शनिवार को यहाँ रहता है। मैं 3 साल से ज़्यादा साल से यहाँ आता हूँ और तकरीबन मैंने उदयपुर पे काफ़ी सारी उदयपुर के लोगों में काफ़ी सारी सर्जरियाँ भी मैंने की हुई है और अच्छे रिजल्ट के बाद दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया 3.5 साल से आपसे उदयपुर में हैं, तो उदयपुर में किस तरह के ज़्यादा कैंसर डायग्नोस हो रहे हैं, कुछ थोड़ा सा? यस, उदयपुर में जैसा मैंने देखा है कि अहमदाबाद से एक अलग ट्रेंड ये है कि तंबाकू, एक जो पॉजिटिव चीज़ है, तंबाकू का चलन यहाँ कम है थोड़ा। हाँ, अहमदाबाद में और गुजरात के काफ़ी सारे स्टेट से कम है। तो मैं जितने हेड एंड नेक कैंसर के केस वहाँ पे देखता हूँ, उससे ज़्यादा यहाँ पे थायराइड के केस ज़्यादा मिलते हैं।
थायराइड के और स्वर पेटी के, क्योंकि यहाँ स्मोकिंग का ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा है जो मैंने नोटिस किया है। तो स्मोकिंग की वजह से होने वाले कैंसर में जो गले के स्वर यंत्र के कैंसर होते हैं और अन्ननली के, वो यहाँ ज़्यादा दिखते हैं। और मुंह और गले के मुंह के कैंसर, जैसे हम ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं जिसको, वो थोड़े अहमदाबाद से कम है, मगर मेल में काफ़ी कॉमन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर दीपेन पटेल शाह साहब से बात कर रहे हैं हम, और लगातार उन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं कि उदयपुर के जो लोग हैं वो किस तरह के कैंसर से जूझ रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अहमदाबाद के कंपेयर में यहाँ पर तंबाकू खाने वाले जो लोगों को कैंसर होते हैं वो बेहद कम है। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्मोकिंग करने वाले लोग ज़्यादा कैंसर के शिकार हो रहे हैं। सर, क्या सलाह आप देना चाहेंगे दर्शकों को कि पहले तो बहुत अच्छा आपने शुरू में भी बताया कि उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके अब उदयपुर के कॉन्सेप्ट में क्या और सलाह देंगे कि किस तरह का ध्यान रखें कि इस बीमारी से बचें, और अगर बीमारी हो गई है तो उसका इलाज करके वो स्वस्थ रह सकें? यस, उदयपुर वासियों से मेरी यही अपील रहेगी कि एक तो अच्छी चीज़ मैं कॉन्ग्रेचुलेट ये करना चाहूँगा कि व्यसन का चलन यहाँ कम है, मगर जो गांव के लोग हैं और शहर के कुछ वर्ग हैं जिसमें स्मोकिंग और चूइंग टोबैको का भी चलन है, तो उसमें मैं ये अपील करना चाहूँगा लोगों से कि वो व्यसन से दूर रहे। पहली चीज़ जो हमारे हाथ में है और हम कर सकते हैं वो है व्यसन से दूर रहना। तो कोई भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या इत्यादि व्यसन से हम दूर रहें। अच्छा डाइट लें, डाइट में अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कठोल की मात्रा बढ़ाए, जिससे हमारी इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट पावर बढ़ता है। बाद में एक्सरसाइज पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग, रनिंग या साइकिलिंग, कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है। अभी साइंस इतना आगे, इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ काफ़ी महंगी महंगी लोग लेते हैं, काफ़ी सारी अलग अलग डाइट प्रिपरेशन लोग फॉलो करते हैं, मगर एक बेसिक चीज़ भूल जाते हैं कि हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं डेली, डे इन एंड डे आउट, उसी में से हमें इम्यूनिटी बूस्टर्स मिल सकते हैं। हमें कोई भी हाई फाई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नियमित एक्सरसाइज करें, खाने में ध्यान रखें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कठोल, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, एंटीऑक्सीडेंट वाले फल का आहार ज़्यादा लें और एक्सरसाइज करें और व्यसन से दूर रहें, तो हम किसी भी डॉक्टर से मिले बिना एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। और अगर कोई तकलीफ़ है हमें, जैसा हमने डिस्कशन किया कि अगर कोई सिम्टम दिख रहा है तो निगलेक्ट नहीं करें। और एज अ अवेयरनेस सिटीज़न मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप डेंटिस्ट से या हेड एंड नेक सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट जिससे भी पहले परामर्श करें और निदान तक पहुँचे, ताकि हम सारवार से अर्ली स्टेज में आपको क्योर कर पाएँ। बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था डॉक्टर साहब कि अगर पहले स्टेज पर डायग्नोस हो जाता है तो कितने संभावना होती है, कितनी जल्दी ठीक होता है और कितनी लंबी ज़िंदगी जी सकता है? क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर कैंसर हो गया मतलब इट्स एंड ऑफ लाइफ सोच लेता है इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योर भी होते हैं और अच्छी लाइफ जीते हैं। तो क्या संभावना होती है अर्ली स्टेज में डायग्नोस होने की? यस, जैसा आपने बताया कि पहले ये लोग मानते थे कि कैंसर मतलब कैंसल, ठीक है, हाँ, तो वो बहुत पुरानी मान्यता थी जिसको साइंस ने और मेडिकल फील्ड ने परास्त कर दिया है। और अभी पहले स्टेज में अगर दर्दी का हम कैंसर का ऑपरेशन करें तो सक्सेस रेट 95 से 98% है। मतलब वो नॉर्मल लाइफ, मेरे और आपकी तरह वो नॉर्मल लाइफ जीने वाले हैं सर्जरी के बाद। स्टेज 2 में ये थोड़ा कम होके 80 से 85% होता है, स्टेज 3 में वो 60% होता है और स्टेज 4 में 40% होता है। जैसे आप देख सकते हैं 60 एंड 40% इज़ वेरी क्लोज टू 50%, मतलब क्योर रेट काफ़ी आधा हो जाता है, जो पहले और दूसरे स्टेज में 80 या 90% है। तो पेशेंट सर्जरी के बाद या कैंसर की सारवार के बाद टोटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सर, एक एज को लेके भी काफ़ी लोगों में रहता है कि मेरी अगर एज ये है और मुझे कैंसर हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि इस एज में तो होता ही नहीं है। तो कितने एज में हो रहा है, ज़्यादा किस एज के लोगों को कैंसर की शिकायत हो रही है? अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड देखा जाए तो ट्रेंड पहले ये था कि ये बीड़ी तंबाकू से होने वाले कैंसर यूजुअली 60-70 के बाद की एज के लोगों में जो देखने को मिलते थे, वो भी अर्ली स्टेजेस में, अर्ली एज में देखने को मिलते हैं। और उसका रीज़न ये है अनफॉर्चुनेटली तंबाकू का चलन। जो पहले तंबाकू का चलन था, आप पास्ट में देखें 1990 या 2000 की साल में देखें और अभी 2025 में हम बात कर रहे हैं, तो फीमेल में भी एक तो व्यसन का प्रमाण काफ़ी बढ़ गया है। और फीमेल से अलग यंग मेल एज ग्रुप में, जिसमें स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग लोग भी अपने स्मोकिंग या हुक्का या टोबैको, क्योंकि अभी काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रही है, ठीक है, वो अनफॉर्चुनेट पार्ट है। तो इसलिए हम कम से कम एज में, मतलब मैंने यंगेस्ट पेशेंट जो ऑपरेट किया है वो 22 साल का लड़का था, जिसको हम पूछे तो उसको 8 या 9 साल से तो व्यसन था।
तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो हमें अर्ली स्टेज में भी देखने को मिलते हैं। तो हमें ये कभी नहीं मानना चाहिए कि कैंसर का एज से ही ताल्लुक़ है और अभी ओल्ड एज नहीं है तो हमें ये कैंसर नहीं हो सकता। हमें डॉक्टर से मिलने में कोई झिझक नहीं रखनी चाहिए। चलिए सर, डॉक्टर साहब चलते चलते मैं दर्शकों को आपसे ये सुझाव लेना चाहता हूँ कि अगर उन्हें ये लत लग गई है तो वो उन्हें छोड़ने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए, क्या वो छोड़ा जा सकता है इसको? यस, जैसे मैंने अपने डिस्कशन के प्रारंभ में बताया ऐसे कि तंबाकू से जो हैप्पी हार्मोन्स मिलते हैं या किक मिलती है तो वो हमें अच्छी चीज़ों में से लेने का ट्राई करना चाहिए। जो तंबाकू के बंधानी होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अभी ये छोड़ नहीं सकते, हम अभी इस पर डिपेंडेंट हो गए, अभी ये बंद करेंगे तो हमें हेडेक होगा या पेट साफ नहीं आएगा या काम करने में या स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। साइंस ने ये प्रूव किया है कि हमें तंबाकू से जो हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स मिलते हैं या किक मिलती है वही चीज़ हम सनलाइट में से भी मिल सकती है, हमारे परिवारजन मतलब प्रियजन से बात करें तो भी मिल सकती है, अच्छी बुक पढ़ने से मिल सकती है, अच्छी एक्सरसाइज करने से, खाना खाने से। एक आपको जान के हैरानी होगी कि चॉकलेट खाने से, नॉर्मल एक चॉकलेट खाने से भी सेम टोबैको जैसे हैप्पी हार्मोन्स मिल सकते हैं। सो हम चॉकलेट खा सकते हैं मगर तंबाकू तो हमें छोड़ना ही चाहिए। मेरी यही अपील रहेगी कि तंबाकू से दूर रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत समय निकाला और हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा डॉक्टर दीपेन पटेल साहब ने बताया कि आपको अगर व्यसन छोड़ना है या तंबाकू खाना या शराब सिगरेट का अगर व्यसन की आदत पड़ गई है तो छोड़ने के लिए अगर हिम्मत करेंगे तो उसे छोड़ा जा सकता है। छोटा सा सवाल कि कुछ दवाएं भी होती हैं, कोई मेडिसिन अगर ली जाए तो सिगरेट और इस तरीके की चीजें? यस, ये अच्छा सवाल है। उसको हम ब्रिज थेरापी बोलते हैं, NRT निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी जिसको बोलते हैं। जो आदमी के ब्लड में निकोटिन लेवल्स काफ़ी बढ़ गए हैं। अभी आप मानो कि कोई आदमी 15-20 साल से डेली 4-5 पैकेट से ज़्यादा सिगरेट पी रहा है या तो 4-5 या 6-7 से ज़्यादा तंबाकू के पैकेट कंज्यूम कर रहा है तो वो काफ़ी डिपेंडेंट हो जाता है तंबाकू के। तो उस पर निकोटिन लेवल इतने ब्लड में हाई होते हैं कि जैसे निकोटिन लेवल कम होना चाहे उसको हेडेक चालू हो जाता है या तो ट्रेमर्स आने लगते हैं। तो उन पेशेंट में हमें ब्रिज थेरापी, आपको ये समझना चाहिए कि ये रिप्लेसमेंट थेरापी नहीं है, मतलब ये तंबाकू छोड़ के इस पे शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, मगर ये ब्रिज थेरापी है। जो तंबाकू खा रहे हैं और तंबाकू नहीं खा रहे उसके बीच का ब्रिज है। तो ये ब्रिज थेरापी हम ऐसे पेशेंट में जो हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें ट्रेमर या हेडेक नहीं हम सहन कर सकते, राइट। तो उन पेशेंट में हम लो डोज में निकोटेक्स या और कोई च्युइंगम आती है जो उसमें लो डोज निकोटिन रहता है जिससे कैंसर होने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। तो वो हम निकोटिन रिप्लेसमेंट करके ब्रिज थेरापी देते हैं। और हमें ये भी समझना चाहिए कि ये थेरापी है वो लंबे टाइम तक नहीं चालू रख सकते। निकोटिन अगर आप लो डोज में चालू रखो 3 हफ्ते से ज़्यादा तो वो भी जहरी है, ठीक है। वो भी निकोटिन वही काम करने वाला है जो आपकी सिगरेट काम कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत कीमती समय आपने हमारे दर्शकों के लिए निकाला। अहमदाबाद से आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, हर महीने के तीसरे शनिवार को, पहले शनिवार को आप उदयपुर में मौजूद होते हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो सलाह उन्होंने दी कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं या किसी भी तरह के व्यसन की आदतें तो उसे छोड़ने की अगर हिम्मत जुटाते हैं तो इसके लिए दवाएं मौजूद हैं। इसके लिए ब्रिज थेरेपी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो मौजूद है। आइए हम सब मिल के प्रण लें कि इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए हम संकल्प लेंगे, बचेंगे। और अगर आपको छोटा सा भी कोई ऐसा डाउट हो रहा है कि छाला है या कोई लक्षण है कैंसर का तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको बचाया जा सके, आपकी ज़िंदगी को लंबा और आरामदायक बनाया जा सके। दीजिए इजाज़त। पूरी न्यूज़ 91 टीम को बहुत बहुत सर धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।